राव ट्यूटोरियल सीजीपीएससी मेंस के पूर्णतः निःशुल्क क्लास के लिए आइए जुड़ते हैं योगेश सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों अभी तक हम पढ़ते आए हैं प्रकाश के परावर्तन की घटना में कि जो भी कोई प्रकाश किरण की सरफेस पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में क्या होती है, सरफेस से वापस लौट जाती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बट दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा, प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस नहीं लौटेगी, बल्कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी, जिसे हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों इस घटना में प्रकाश किरण किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रही है। तो ये जो मीडियम के बारे में हम बोल रहे हैं, तो फ्रेंड बेसिकली जो मीडियम होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम, यानी कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। ठीक है फ्रेंड। तो सघन माध्यम क्या होता है, जहां पर माध्यम के कण जो हैं वो क्या होंगे, अत्यंत पास पास होंगे। ठीक है, अपेक्षाकृत क्या होंगे, पास पास होंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या, सघन माध्यम। बट विरल माध्यम दोस्तों क्या होगा, जो माध्यम का कण है वो क्या होंगे, दूर होंगे अपेक्षाकृत, इसको हम कहेंगे विरल माध्यम। ठीक है, यानी कि सघन माध्यम मतलब अधिक घना होगा, ज्यादा डेंस होगा, विरल माध्यम मतलब कम घना होगा, यानी कि कम डेंस होगा। ठीक है फ्रेंड। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि सघन माध्यम अधिक डेंस है, मतलब यदि कोई लाइट रेस सघन माध्यम से होकर गुजरे तो दोस्तों क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेग क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि माध्यम क्या है, घना है। ठीक है। बट यदि हम विरल माध्यम की बात करें तो चूंकि वहां पर क्या है, माध्यम के कण दूर दूर है, मतलब वो घना नहीं है, ज्यादा कम घना है, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगा, वेग वहां पर अधिक होगा। ठीक है फ्रेंड। तो यहां पर हमको ये जानने को मिला कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में कम होता है, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों अपवर्तन की घटना में होती क्या है, कोई भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब यदि पहला माध्यम विरल होगा तो दूसरा माध्यम क्या होगा, सघन होगा। यदि पहला माध्यम सघन होगा तो दूसरा माध्यम क्या होगा, विरल, क्योंकि दोनों माध्यम क्या है, अलग अलग है। मान लीजिए कि पहला माध्यम एयर है, दूसरा माध्यम ग्लास है, तो ग्लास क्या है, ग्लास में जो कण है क्या है, अधिक सघन है, और हवा में क्या है, कण विरल है। तो हवा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, ग्लास क्या हो गया, सघन माध्यम। इसी प्रकार किसी भी हम मीडियम को लेते हैं, दो अलग अलग मीडियम को, तो या तो एक पहला क्या होगा, विरल या सघन, दूसरा भी क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। ठीक है फ्रेंड। तो प्रकाश किरण या तो विरल से कहा जाएगी सघन, या तो सघन से कहा जाएगी विरल। तो अभी मैंने आपको बताया कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम होगा, जबकि विरल माध्यम में क्या होगा दोस्तों, प्रकाश का वेग अधिक होगा। ठीक है दोस्तों। तो इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण विरल यानी कि रेयर मीडियम से कहा जाएगी, डेंसर मीडियम में जाएगी, सघन माध्यम में, तो दोस्तों ये कौन सा माध्यम है, विरल। मान लीजिए कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग जो है, वेलोसिटी क्या है, va था, और मान लीजिए सघन माध्यम ग्लास ले लीजिए, कुछ भी हम ले सकते हैं, मान लीजिए वहां पर प्रकाश का वेग क्या था, मान लीजिए vg मान लीजिए। तो चूंकि ये विरल है और ये सघन है, यानी कि इस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा, इस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, अधिक होगा। तो अगर कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, यानी कि क्या होगा दोस्तों, हाई वेलोसिटी से कहां जा रही है, वो लो वेलोसिटी की ओर, जहां पर va का मान अधिक था, किससे, vg से। क्लियर है फ्रेंड। तो चूंकि पहले क्या था, यहाँ पर वेग अधिक था, अब क्या हो गया, वेग कम हो गया है। तो फ्रेंड ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये जो प्रकाश किरण जो आपतित हो रही है इस बिंदु पर, ये प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है फ्रेंड, तो ये अपने एक्चुअल पाथ को इस प्रकार से फॉलो ना करते हुए दोस्तों क्या होगी, ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा किया गया है, इसकी ओर क्या हो जाएगी, ये झुक जाएगी। क्लियर फ्रेंड। फिर से सुनिएगा, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, यहां पर ये दोस्तों क्या है, ये आपतित प्रकाश किरण है, और ये जो है इसको हम कहते हैं अपवर्तित प्रकाश किरण, क्योंकि प्रकाश किरण क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है एक मीडियम से दूसरे माध्यम में, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसलिए इस किरण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है फ्रेंड। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, पहले कंपेयर में कम हो जाती है। तो दोस्तों वेग कम होने के कारण प्रकाश किरण अपने एक्चुअल पाथ को न फॉलो करते हुए क्या होगी, वो इस परपेंडिकुलर यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी, वो झुक कर चलेगी। ठीक है दोस्तों। जबकि इसका अपोजिट दोस्तों क्या होगा, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, यानी कि डेंसर से रेयर में जाएगी, लाइट रेस। ठीक है। तो दोस्तों यहां देखिए क्या है, मान लीजिए कि यहाँ ऊपर ग्लास है और नीचे एयर है। ठीक है फ्रेंड। तो vg क्या है, कम है, और va क्या है, अधिक है। चूंकि ये एयर है मतलब विरल माध्यम, तो क्या होगा, यहाँ पर वेग अधिक होगा, यहाँ वेग क्या होगा, कम। तो पहले वेग कम था, अब वेग क्या हो गया है, बढ़ गया है।
तो इस कारण से दोस्तों क्या होगा, अब जो प्रकाश की किरण जो प्रवेश करेगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, वो झुकेगी नहीं बल्कि वो इस परपेंडिकुलर से या अभिलंब से दूर हट करके चलेगी इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड, तो हम सब ध्यान रखिएगा, जब भी प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, मतलब हाई वेलोसिटी से कहा कम वेलोसिटी की ओर, अधिक वेग से कम वेग की ओर, तो प्रकाश किरण परपेंडिकुलर यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसी का अपोजिट क्या होगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, मतलब कि क्या कम वेलोसिटी से अधिक वेलोसिटी की ओर, तब प्रकाश किरणें क्या होंगी, झुकेंगी नहीं बल्कि क्या होंगी, अभिलंब से दूर हट करके चलेंगी, क्योंकि इनकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। वेग पहले कम था अब बढ़ गया, इसलिए दूर हट के चलेगी। यहाँ वेग पहले अधिक था अब कम हो गया, इसलिए ये झुक कर चलती है। इसका मतलब दोनों कंडीशन में ही जो लाइट रेस है प्रकाश में अपवर्तन के बाद अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करेंगी। इसका दोस्तों एक्चुअल पाथ कुछ इस प्रकार से होता, इस प्रकार से आगे बढ़ती, बट ये एक्चुअल पाथ को फॉलो न करते हुए ये अभिलंब से दूर हट के चल रही है। यहां भी इसका एक्चुअल पाथ दोस्तों इस प्रकार से होता, बट ये यहां पर इस पाथ को फॉलो न करते हुए ये अभिलंब की ओर झुक कर चल रही है। इसका मतलब हमको ये देखने को मिला अपवर्तन की घटना में कि जब भी लाइट रेस वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो या तो वो अभिलंब की ओर झुक के चलती है या तो वो अभिलंब से दूर हट के चलती है। ये डिपेंड करता है कि माध्यम कैसा है। ठीक है, अपने वास्तविक मार्गों को फॉलो नहीं करती है, इसे हम दोस्तों कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल शब्दों में दोस्तों अपवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर चलती है, इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है फ्रेंड, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये फर्स्ट मीडियम था, ये सेकंड मीडियम, तो वो अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करती है बल्कि अपने मार्ग से क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है, मतलब कि विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है फ्रेंड, ये जो प्रकाश किरण है जो कि तल पर आपतित हो रही है, इसे हम कहते हैं आपतित प्रकाश किरण। ये जो प्रकाश किरण है जो कि इस तल से क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है, इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के मिड पॉइंट पर जो हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इस प्रकार से एक लंब खींचते हैं, इसे हम कहते हैं दोस्तों अभिलंब। ठीक है, अभिलंब, ये जो अभिलंब ड्रा किया गया है, ठीक है, और आपतित प्रकाश के बीच जो कोण बनेगा आई, इसे हम कहेंगे आपतन कोण, क्योंकि उस एंगल पर क्या हो रही है, वो इंसिडेंट हो रही है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, जब भी हमको आपतन कोण या अपवर्तन कोण निकालना होता है तो उसका मेजरमेंट हम परपेंडिकुलर यानी कि अभिलंब से करते हैं, क्षैतिज से नहीं करते। किससे करते हैं, अभिलंब से। तो अभिलंब और आपतित प्रकाश के बीच जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे आपतन कोण, हम पढ़ चुके प्रकाश के परावर्तन में भी। उसी प्रकार अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब है इसके बीच जो कोण बनेगा इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, शो करते हैं आर से। क्लियर है फ्रेंड, ठीक है, तो ये हो गया अभिलंब, ये हो गई आपतित प्रकाश किरण और ये हो गई अपवर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, और अपवर्तन दोस्तों क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर के चलती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं अपवर्तन में और। ठीक फ्रेंड, आगे देखते हैं अपवर्तन के नियम। ठीक है फ्रेंड, तो देखिएगा, ये है आपतित प्रकाश किरण, ये है अपवर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, और जिस पॉइंट पर प्रकाश किरण इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पर हमें परपेंडिकुलर एक लंब ड्रा कर दिए। ठीक है, पूरा यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है दोस्तों, तो इस फिगर में देखिए, ये आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं दोस्तों, और ये जो पॉइंट है ये इसी तल में क्या है, उपस्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये तीनों एक पॉइंट पर मिलते हैं और ये तीनों पॉइंट कहां पर, ये जो पॉइंट है कहां पर होगा, सेम तल में होगा, सेम सरफेस में होगा। ठीक है, तो आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट रूल। ठीक है फ्रेंड, सेकंड ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, पहले तो समझिए कोज्या और ज्या क्या है। दोस्तों कोज्या मतलब होता है मैथमेटिक्स में कॉस थीटा और ज्या मतलब होता है साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो अगला नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या, यहाँ आपतन कोण दोस्तों कितना है, आई है, तो आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन थीटा, मतलब कि आपतन कोण की ज्या कितना हो गया, आई, तो ज्या मतलब क्या, साइन,
साइन, तो साइन आई। ठीक है फ्रेंड, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण दोस्तों कितना है आर, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब कि आर साइन आर, ठीक है, में एक निश्चित अनुपात होता है किसी भी एक रंग के लिए, किसी भी एक कलर के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो सेकंड नियम है किसी भी एक वर्ण की प्रकाश किरण के लिए बोला गया है, किसी भी कलर के लिए। तो सेकंड नियम ये कहता है किसी भी एक वर्ण की प्रकाश के लिए, यानी कि मान लीजिए कोई भी कलर के लिए, ठीक है, किसी भी एक रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या मतलब कि साइन आई और साइन आर में एक फिक्स कांस्टेंट मान होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, और इस अनुपात के मान को हम शो करते हैं म्यू से, और इसे हम कहते हैं अपवर्तनांक, इसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सेकंड नियम है अपवर्तन का, जो सेकंड नियम है इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये नियम स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोस्तों ये कहता है किसी भी एक वर्ण की प्रकाश किरण के लिए, यानी कि कोई भी एक वर्ण मतलब कि देखिए कोई भी एक श्वेत प्रकाश किरण में 7 रंग होते हैं, ठीक है, विब ग्योर जिसको बोलते हैं, बैजानी, हप्पी, नाला। तो इनमें से किसी भी एक वर्ण की प्रकाश किरण के लिए, यानी कि हर वर्ण की प्रकाश किरण का, ठीक है, साइन आई बट्टा साइन आर का मान क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा दोस्तों हमेशा वो। ठीक है, तो किसी भी एक वर्ण की प्रकाश किरण के लिए उसकी आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर में हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यू, यानी कि अपवर्तनांक, जिसे हम कहते हैं क्या, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये नियम किसने दिया था, ये नियम स्नेल ने दिया था, इसलिए अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम भी या स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड, तो अपवर्तन का नियम दोस्तों क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, किसी भी एक वर्ण की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर में हमेशा एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और यही स्नेल का नियम भी है। क्लियर है फ्रेंड, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और परपेंडिकुलर, ठीक है, लाई एट अ सेम प्लेन। सेकंड है आपतन कोण की ज्या मतलब एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हैज ए फिक्स डेफिनेट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इट मीन्स साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये दोस्तों ये हो गया अपवर्तन के नियम। ठीक फ्रेंड, तो हमने देखा स्नेल्स लॉ या अपवर्तन के दूसरे नियम में, ठीक है, कि आपतन कोण किसी भी एक वर्णीय प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, शो करते हैं इसको हम म्यू से। क्लियर फ्रेंड, तो इसको हमेशा हम लिखते हैं 1 म्यू 2। प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसको हम लिखते हैं 1 म्यू 2, और इसे हम कहते हैं दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 म्यू 2। तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इसे हम कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं 1 म्यू 2, और ये होता है साइन आई बाई साइन आर के इक्वल। ठीक है दोस्तों, ये जो है म्यू ये और इक्वल होता है पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बट्टा दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के बराबर भी ये होता है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई डिवाइड बाई साइन आर और v1 बट्टा v2, जहां v1 क्या है, फर्स्ट मीडियम में प्रकाश का वेग है, और v2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, जहां v1 है वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, v2 है वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। क्लियर है फ्रेंड, मान लीजिए जो v1 है ये एयर है, मान लीजिए ये एयर है, मान लीजिए दूसरा माध्यम मान लेते हैं कि हम ग्लास है, vg है मान लेते हैं, तो यहां पर जो म्यू होगा वो क्या होगा दोस्तों, va डिवाइड बाई vg। पहले माध्यम प्रकाश का वेग कितना हो गया, va, दूसरे माध्यम प्रकाश का वेग कितना हो गया, vg। क्लियर है फ्रेंड, यहाँ पर आपतन कोण कितना है, i, कितना है अपना इंसिडेंट एंगल i है, अपवर्तन कोण कितना है, r है। ठीक है दोस्तों, तो साइन आई बट्टा कितना हो गया, साइन आर। इस म्यू को अब हम क्या लिखेंगे, 1 म्यू 2 लिख रहे थे, पहला माध्यम क्या था va, तो यहां पर क्या होगा a,
यहाँ पे क्या होगा ए, यहाँ पे क्या था 2, 2 की जगह क्या है, माध्यम कौन सा है, जी, ग्लास है, इसको हम लिखेंगे ए म्यू जी। तो ए म्यू जी इक्वल टू क्या मिला, वी ए बाई वी जी, और इसको हम क्या कहेंगे, ग्लास का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लास का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, जो इस तरफ लिखा हो दाएं तरफ, इसको हम कहेंगे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसे हम कहते हैं। तो दोस्तों ये इसका फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है अपवर्तनांक का। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स, अपवर्तनांक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपवर्तनांक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक दोस्तों हम तब कहेंगे जब किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम निकालते हैं निर्वात के सापेक्ष यानी कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब जब भी किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकाला जाए, ठीक है, तो ऐसे अपवर्तनांक को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहां पहला माध्यम क्या है, निर्वात है, दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, बट पहला माध्यम जो है जहां प्रकाश किरणें आ रही हैं, वो माध्यम कैसा है, निर्वात है, वैक्यूम है। तो जब भी किसी दूसरे माध्यम का निर्वात के सापेक्ष यानी कि वैक्यूम के कंपेयर में हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक, तो उसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक दोस्तों, बट यदि हम किसी दूसरे माध्यम का किसी पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाले, जहां दूसरा माध्यम हवा, पानी, जल, गैस कुछ भी हो सकता है, उसी प्रकार पहला माध्यम भी वैक्यूम को छोड़ करके अन्य कोई भी माध्यम हो सकता है। तो जब ऐसे कंडीशन में जब हम किसी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे, तो उसे हम कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। बट यदि हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष मतलब कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाले, तो उसे हम कहते हैं क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा पहला है क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, साइन आई बाई साइन आर या V1 बाई V2, जहां V1 है पहले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, V2 क्या है, दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। तो मान लीजिए पहला माध्यम क्या है, वैक्यूम निर्वात है, तो पहले माध्यम में देखिए यहां पर मैंने 3 माध्यम लिए हैं, ग्लास, वाटर, ठीक है, और एयर, हवा, 3 माध्यम लिए हैं। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में दूसरा माध्यम क्या है, ग्लास, वाटर या हवा है, बट तीनों कंडीशन में पहला माध्यम क्या है, निर्वात मान लेते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना मान लेते हैं, VC मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, V1 बाई V2। तो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा, पहला माध्यम कौन सा है, निर्वात, तो इज इक्वल टू क्या होगा, VC। यहाँ दूसरा माध्यम कौन सा है, ग्लास, तो यहाँ कितना होगा, VC बाई VG। ठीक है फ्रेंड, VC बाई VG होगा। और यहां पर अब हम अपवर्तनांक को, ठीक है, ओनली म्यू जी लिखेंगे। ओनली क्या लिखेंगे, म्यू जी, क्योंकि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, मतलब क्लियर है कि पहला माध्यम तो वैक्यूम ही होना है। ठीक है, पहला माध्यम वैक्यूम ही है, तो यहां पर हमको यहां पर सी लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली क्या लिखेंगे, म्यू जी। म्यू जी का मतलब कहीं पर म्यू जी लिखा हो तो हमको ये समझ जाना है कि ग्लास का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है। ठीक है, ओनली क्या लिखेंगे, म्यू जी इज इक्वल टू क्या होगा, VC बाई VG। सेम यहां दोस्तों क्या होगा, यहां हम लिखेंगे म्यू W, और ये क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा VC बाई VW। इसी प्रकार थर्ड हम देखते हैं, तो दोस्तों थर्ड में दोस्तों हम क्या लिखेंगे, म्यू A लिखेंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, VC डिवाइड बाई VA होगा। और हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है यानी कि VC जो होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, दोस्तों ये है निरपेक्ष अपवर्तनांक, म्यू जी VC बाई VG आया है, म्यू W VC बाई VW, और म्यू A VC बाई VA, जहां VC क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की। तो फ्रेंड सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होगा, किसी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, जहां पहला माध्यम अब वैक्यूम नहीं होगा, वैक्यूम के अलावा कोई भी अन्य माध्यम हो सकता है, तब ऐसे कंडीशन में जब भी हम निकालेंगे अपवर्तनांक, तो उसे हम कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड, तो आगे हम देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पर ये बताया कि जब भी किसी दूसरे माध्यम का, दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, का किसी पहले माध्यम के सापेक्ष, जहां पहला माध्यम क्या होगा, निर्वात को छोड़ के कोई भी अन्य माध्यम, तो ऐसे कंडीशन में जब हम किसी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है फ्रेंड, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पहला माध्यम है हवा, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम, जहां पहला माध्यम क्या है, एयर है, से किसी दूसरे माध्यम, जहां दूसरा माध्यम मान लिए क्या है, ग्लास है, में प्रवेश कर रही है। ठीक है फ्रेंड, तो एयर से कहां जा रही है, ग्लास में, तो एयर क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है, रेयर मीडियम है, और ग्लास क्या है, सघन माध्यम है, मतलब कि डेंसर मीडियम है। तो विरल से सघन में जा रही है, तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, अपनी एक्चुअल पाथ को फॉलो ना करते हुए क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि इसका वेग क्या हो गया है, कम हो गया है पहले के कंपेयर में। एयर में प्रकाश का वेग अधिक था, जबकि ग्लास में प्रकाश का वेग कम हो गया, मतलब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हैं। क्योंकि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो प्रकाश का वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अतः प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक करके चल रही है। ठीक है फ्रेंड, तो पहला माध्यम है एयर, दूसरा माध्यम है ग्लास। यहाँ पे हमको निकालना है सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहला माध्यम एयर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए म्यू, अगला माध्यम क्या है, दूसरा माध्यम जी, ए म्यू जी, और इसे हम क्या कहेंगे, ग्लास का, कांच का, ठीक है, हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसी भी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम लिखते हैं ए म्यू जी, यानी कि ग्लास का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है फ्रेंड, तो स्नेल के नियम से ये क्या हो जाएगा, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। ठीक है फ्रेंड, और हमको पता है कि किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है V1 डिवाइड बाई V2 के, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग डिवाइड बाई दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाई वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। तो दोस्तों पहला माध्यम क्या है, एयर है, इसको हम क्या लिखेंगे, VA लिखेंगे। दूसरा माध्यम दोस्तों क्या है, ग्लास है, क्या लिखेंगे, इसको हम VG लिखेंगे। क्लियर फ्रेंड, तो VA बाई VG ये हमको मिल गया। ठीक है फ्रेंड, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक में, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है, कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स VC बाई VA होता है, जहां म्यू ए क्या है, एयर का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, वो कितना होता है, VC बट्टा VA, जहां VC क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग। उसी प्रकार म्यू जी दोस्तों कितना होता है, म्यू जी होता है VC बाई VG के इक्वल, जहां VC क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग, और VG क्या है, ग्लास में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो म्यू जी है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका, ग्लास का, और म्यू ए है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका, एयर का। ये हम पढ़ चुके हैं जस्ट थोड़ी देर पहले। ठीक है फ्रेंड, तो VA बाई VG हमको मिला है। फ्रेंड इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूं, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए म्यू जी इज इक्वल टू, ए म्यू जी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं सी बाई VC बाई VG डिवाइड बाई VC बाई VA। थोड़ा सा इसको मैंने मॉडिफाई किया है। इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूं देखिएगा, तो इसको ये क्या हो जाएगा, VC बाई VG, ठीक है, VC बाई VG इंटू ये ऊपर आएगा, ये हो जाएगा VA बाई क्या हो जाएगा, VC, और VC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या, VA डिवाइड बाई VG, यही मिल गया हमको, VA डिवाइड बाई VG। तो थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया, मैंने इस टर्म को VA को, ठीक है, मैं नीचे लाके VC डिवाइड बाई VA लिख लिया, और इस VG को ऊपर ले जाके VC डिवाइड बाई VG लिख लिया, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, फाइनली ये कैंसिल आउट होकर हमको इतना ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन ड्राइव करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने, इसको मैंने लिख लिया VC बाई VG, इसको लिख लिया VC बाई VA। ठीक है फ्रेंड, तो हम पढ़ चुके हैं, देखिए VC बाई VA क्या है, ये एयर का निरपेक्ष अपवर्तनांक है म्यू ए, तो इस VC बाई VA को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ए लिख सकते हैं। और वहीं पर देखिए VC बाई VG क्या है, तो VC बाई VG जो है ये क्या है दोस्तों, म्यू जी है, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका, ग्लास का। दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं म्यू जी डिवाइड बाई म्यू ए। इसका मतलब ए म्यू जी का वैल्यू मिला है म्यू जी डिवाइड बाई म्यू ए। तो ये दोस्तों क्या है, ये ग्लास का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक है, जो किसके बराबर मिला है, ग्लास के निरपेक्ष अपवर्तनांक डिवाइड बाई एयर के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर मिला है। तो इसको हम लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा,
इसको हम लिख सकते हैं दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक डिवाइड बाई पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पर मैंने समझने के लिए एयर ग्लास को कॉम्बिनेशन लिया। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में यदि हमको सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, उसका फॉर्मूला हमको क्या मिला है, दूसरे माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक डिवाइड बाई पहले माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन हमारा W म्यू जी है। मान लीजिए क्या है, W म्यू जी है हमारा। ठीक है, तो आप क्या होगा, म्यू जी बाई क्या होगा, म्यू W। मतलब यदि हमको म्यू जी पता है और म्यू W पता है तो हमारा ग्लास के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकल जाएगा। मान लीजिए ये हमारा W म्यू A है। ठीक है, तो फ्रेंड ये क्या होगा, म्यू A डिवाइड बाई क्या होगा, म्यू W हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि हमको एयर का निरपेक्ष अपवर्तनांक पता है और वाटर का निरपेक्ष अपवर्तनांक पता है तो एयर का वाटर के सापेक्ष हमारा अपवर्तनांक निकल जाएगा। या हमको मान लीजिए ये वैल्यू दी हुई है और हमको वाटर का निरपेक्ष अपवर्तनांक पता है, यदि क्वेश्चन में हमको एयर का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने बोलता है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली हमको इक्वेशन क्या मिला, म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या मिला, म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1। ठीक फ्रेंड, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू फाइनली हमको क्या मिला इक्वेशन, म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1। क्लियर फ्रेंड, तो ये है सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक फ्रेंड, तो आगे इसमें हम एक इक्वेशन और डिराइव करते हैं छोटा सा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दो अलग अलग डायग्राम लिए हैं। देखिए पहले माध्यम में प्रकाश किरण एयर से ग्लास में प्रवेश कर रही है, यानी कि अपवर्तन एयर से ग्लास हो रहा है। मतलब यहाँ हम निकालेंगे अपवर्तनांक ग्लास का एयर के सापेक्ष। ठीक है फ्रेंड, उसी प्रकार दूसरे में देखिए अब जो लाइट रेस है वो ग्लास से एयर में जा रही है, यानी पहला माध्यम अब ग्लास है और दूसरा माध्यम क्या है, एयर। मतलब यहाँ पर हम निकालेंगे अपवर्तनांक एयर का ग्लास के सापेक्ष। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमको निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, पहले में ग्लास का एयर के सापेक्ष और दूसरे में एयर का ग्लास के सापेक्ष, दोनों एक दूसरे के उल्टा। ठीक है फ्रेंड, तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर जी म्यू ए निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम पढ़ चुके हैं म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, V1 डिवाइड बाई V2 होता है, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है फ्रेंड, तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, VA बाई VG होगा, इक्वेशन फर्स्ट इस डायग्राम से। ठीक है फ्रेंड, इस डायग्राम से हम क्या निकालेंगे, एयर का ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये क्या निकलेगा, अब निकलेगा A म्यू G। सॉरी मैंने यहां पर उल्टा लिख दिया है, ये A म्यू G होगा और ये G म्यू A होगा। ठीक है, तो दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है फ्रेंड, तो अभी क्या होगा, ये होगा VG डिवाइड बाई VA, ये हो जाएगा VG डिवाइड बाई VA, इक्वेशन 2। ठीक फ्रेंड, इक्वेशन 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा A म्यू G इंटू G म्यू A इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरफ क्या हो जाएगा, VA डिवाइड बाई VG इंटू ये क्या होगा, VG डिवाइड बाई VA, VA से कैंसिल, VG से कैंसिल, तो फाइनली A म्यू G इंटू G म्यू A इज इक्वल टू कितना मिला हमको, 1 मिला। इसका मतलब A म्यू G जो है इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई G म्यू A कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि मान लीजिए ग्लास का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है हमको, तो यदि इसको हम 1 डिवाइड बाई कर दें, 1 डिवाइड बाई कर दे तो हमको दूसरे का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी ये कहना चाह रहा हूं कि यदि हमको दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो यदि इसको हम 1 को उससे हम डिवाइड कर दें तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकल जाएगा। मतलब यदि A म्यू G दिया है तो G म्यू A दिया है तो 1 डिवाइड बाई G म्यू A कर दो तो क्या निकल जाएगा,
mg निकल जाएगा। इसको हम सिंपल ऐसा लिख सकते हैं 1μ2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2μ1, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक हमको वैल्यू पता है तो हम दूसरे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यदि ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दिया है अपर्तनांक हमको क्वेश्चन में, तो उसको 1 डिवाइड बाई उस वैल्यू को पुट कर दो तो हमको एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में अपर्तनांक भी निकल जाएगा। तो a म्यू जी इज इक्वल टू क्या निकला 1 बाई जी म्यू ए, इसको हम लिख सकते हैं 1μ2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2μ1। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया, एक और इक्वेशन हमारे पास मिल गया हमको। ठीक है, पहला हमको मिला था वहां पर 1μ2 इज इक्वल टू μ2 डिवाइड बाई μ1 मिला था। ठीक है, यहां पर मिला है 1μ2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2μ1। ये दो फॉर्मूले हैं फ्रेंड। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक फ्रेंड, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं अपर्तनांक, सापेक्ष अपर्तनांक, निरपेक्ष अपर्तनांक देख लिया हमने, कुछ इक्वेशन ड्राइव किए छोटे छोटे। ठीक है, अब फ्रेंड हम अपर्तनांक पढ़ते आ रहे हैं, बट अपर्तनांक एक्चुअली में इंडिकेट क्या करता है, अपर्तनांक का फिजिकल मीनिंग क्या है, हमको ये अपर्तनांक बताता क्या है, प्रकाश में क्या हो रहा है अपर्तन घटना में, ये क्या चीज हमको शो करेगा अपर्तनांक। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए जी म्यू ए इज इक्वल टू बी ए बाई वी जी है, दो अलग कंडीशन है, एक में प्रकाश किरण एयर से ग्लास जा रही है, दूसरे में ग्लास से एयर जा रही है, तो ये वी ए बाई वी जी हो गया। जब प्रकाश किरण ग्लास से एयर जा रही है तो कितना हो गया, वी जी बाई वी ए हो गया। क्लियर सी बात है, एयर में प्रकाश का वेग अधिक होगा और ग्लास में प्रकाश का वेग कम होगा। क्लियर है फ्रेंड, एयर क्या है, रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, ग्लास क्या है, सघन माध्यम है, मतलब एयर क्या है, कम घना है, ग्लास अधिक घना है। इसको मैं लिख सकता हूं, ये कौन सा माध्यम हो गया दोस्तों, ये हो गया विरल माध्यम और ये क्या हो गया, सघन माध्यम। इसी का विपरीत यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर क्या मिल गया अपने को, ऊपर यहाँ पर डेंसर मीडियम है और नीचे क्या है, विरल माध्यम है, क्योंकि एयर है, एयर क्या है, कम घना है। तो Va डिवाइड बाई Vg है यहाँ पर जी म्यू ए का वैल्यू, और यहाँ पर Vg बाई वी किसका वैल्यू है, ए म्यू जी का, जहां Va का मान अधिक है किससे, Vg से। तो देखिए फ्रेंड, इस वाले इक्वेशन में जहां जी म्यू ए का मान निकाला गया है, Va का जो वैल्यू है हमेशा क्या होगा, Vg से अधिक होगा। क्यों, क्योंकि एयर कम घना है। ठीक है, तो वहां पर प्रकाश का वेग क्या होगा, अधिक होगा, ग्लास अधिक घना है, सघन माध्यम है, तो प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब इस रेशियो का मान हमेशा हमको 1 से क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, क्योंकि Va का मान क्या है, अधिक है किससे, Vg से। तो ये जो वैल्यू है ये हमको ऑलवेज क्या होगा, 1 से अधिक मिलेगा। ठीक है, Va बाई Vg इट मीन्स जी म्यू ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसी का अपोजिट यहाँ देखिए, जी Vg क्या है, कम है, और Va क्या है, अधिक है। ठीक है, क्योंकि ये एयर है और ये क्या है, ग्लास, ग्लास में क्या है, वेलोसिटी कम है और एयर में वेलोसिटी कम है। इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब इसका मान हमेशा क्या मिलेगा हमको, लेस देन 1 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, लेस देन 1 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में जहां पर म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से अधिक मिल रहा है, ये कौन सा कंडीशन है, जब प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, एयर से ग्लास जा रही है, मतलब विरल माध्यम से कहां जा रही है, सघन माध्यम में। तो दोस्तों कभी भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमको ये इंडिकेट करता है कि प्रकाश का अपवर्तन कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में हुआ है। यदि म्यू का मान 1 से इक्वल है, इसका मतलब क्लियर है कि प्रकाश का अपवर्तन विरल से कहां हुआ है, सघन में हुआ है। विरल सघन में हुआ तभी हमको क्या मिला है, इसका वैल्यू 1 से अधिक मिला है। यदि म्यू का वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब यहाँ पर यह इंडिकेट होता है कि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन कहां से कहां हुआ है, सघन माध्यम से कहां हुआ है, विरल माध्यम में, तभी क्या मिला हमको, ये 1 से कम मिला है। क्लियर है फ्रेंड, तो हमेशा याद रखना है, जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वहां पर म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन विरल माध्यम से कहां हुआ है, सघन माध्यम में हुआ है। दूसरी चीज, जब भी प्रकाश का अपवर्तन विरल से सघन में हुआ है तो जो प्रकाश किरण है ये अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो ना करते हुए क्या हो गई है, अभिलंब की ओर झुक गई है। क्यों, क्योंकि प्रकाश का वेग क्या हो गया है, कम हो गया है। इसका मतलब जब भी म्यू का मान 1 से अधिक है तो पहला कंडीशन, प्रकाश का अपवर्तन विरल माध्यम से कहां हुआ है, सघन माध्यम में हुआ है। दूसरा, प्रकाश किरण क्या हो गई है, अभिलंब की ओर झुक करके चल रही है। ये क्लियर यहां पर इंडिकेशन हमको मिलता है। बट इसी का अपोजिट, अगर म्यू का मान 1 से कम है, 1 से कम है मतलब प्रकाश का अपवर्तन Vg to Va है, मतलब क्या हो रहा है, ग्लास से एयर, मतलब सघन से कहां, विरल।
तो जब भी प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जाएगी, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाएगी, तो वहां पर म्यू विल बी ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से म्यू का वैल्यू क्या होगा, कम। अच्छा, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। सघन में वेग कम था, विरल में वेग क्या हो गया, बढ़ गया। तो वेलोसिटी बढ़ने के कारण अब क्या होगी, वो अभिलंब से दूर हट करके चलेगी। तो जब भी म्यू का मान 1 से कम होगा, इसका मतलब पहला इंडिकेशन कि प्रकाश किरण सघन से कहां पर चली है, विरल माध्यम की ओर। दूसरा कंडीशन, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट करके चल रही है, मतलब प्रकाश का झुकाव अभिलंब की ओर कम है। तो यहां पर जो अपवर्तनांक है हमको ये बताता है कि अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण अभिलंब की ओर कितना झुकेगी, ठीक है, या उससे कितना दूर हट करके चलेगी। क्लियर फ्रेंड? तो म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तब क्या होगा, प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी और अभिलंब की ओर झुक कर चलेगी। बट जब म्यू का वैल्यू 1 से कम होगा तो प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी और अभिलंब से दूर हट करके चलेगी। यह है अपवर्तनांक का फिजिकल मीनिंग, एक्चुअल के अपवर्तनांक क्या हमको इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर फ्रेंड? तो आगे क्लास में हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन।